नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। महाराष्ट्र में कल शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्य का नया मुख्यमंत्री, जिसकी तलाश पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र में भी थी, लोगों की उत्सुकता थी, अब तय हो गया है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज से कुछ देर पहले उन्होंने अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने की जो कवायद है, जो अपना दावा है, वो पेश किया। बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों जो नेता हैं वो शपथ लेंगे, यानी कि एकनाथ शिंदे को मना लिया गया है, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में अब अदला बदली हो गई है। इससे पहले आज मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी। महाराष्ट्र में 12 दिन से चल रहा सस्पेंस जो है वो खत्म हुआ। हालांकि मंत्रियों के सवाल पर अभी पत्ते खुलने बाकी हैं, क्योंकि एक मसला यह भी है कि कौन सा महकमा किन घटक दलों के हिस्से में जा रहा है। आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें केंद्र से पर्यवेक्षक बनकर विजय रूपानी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। सभी सीनियर लोगों ने प्रस्ताव रखा और बाकी सभी लोगों ने सपोर्ट किया। अन्य कोई नाम का प्रस्ताव ही नहीं था। एक मत से चुनाव प्रक्रिया यहां हुई और देवेंद्र फडणवीस जी को नेता घोषित किया है। नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई। और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से, और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बड़े दिनों से जो हम लगातार बातचीत में सवाल पूछते थे कि मुख्यमंत्री कौन, एक तो उसका जवाब अब मिल गया, सस्पेंस खत्म। लेकिन एकनाथ शिंदे, कल की जो बैठक थी देवेंद्र फडणवीस के साथ, शायद सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी। एकनाथ शिंदे मन से अनमने अब तैयार तो हैं कि उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, कल जो बैठक हुई थी देवेंद्र फडणवीस की, वो दरअसल 5-6 दिनों के बाद हुई थी। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में अमित शाह के साथ में ये तीनों नेता मिले थे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उसके अगले दिन से ही एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने बातचीत बंद कर दी थी। ये बताया गया कि वो बीमार है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर आई कि वो नाराज भी हैं। तो
पूरी बातचीत जो है एकनाथ शिंदे की बीजेपी के नेताओं के साथ बंद थी और इतने दिनों के बाद कल पहली बार उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ में बातचीत की। कल शाम को देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की और उनको समझाया कि आपका सरकार में रहना क्यों जरूरी है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। और अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को कबूल किया कि हाँ, जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को समझाया कि वो सरकार में रहें, उनसे विनती की थी। तो उस विनती को जो है एकनाथ शिंदे ने मान लिया है और अब सरकार की तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। ये तीनों लोग कल आज़ाद मैदान में शपथ ले रहे हैं। इन तीनों के अलावा और कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आज रात तक वो लिस्ट भी आ जाएगी कि तीनों पार्टियों में से कितने नेता शपथ लेने वाले हैं। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मंत्री पद का बंटवारा जो है कुछ इस फॉर्मूले पर होगा कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद, और इस फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी को 22 मंत्री पद मिल रहे हैं, एकनाथ शिंदे को 10-11 मंत्री पद मिल रहे हैं और अजीत पवार को 7-8 मंत्री पद मिल रहे हैं। लेकिन कल ये सारे मंत्री शपथ नहीं लेंगे, सिर्फ चंद लोग ही शपथ लेने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। मुझे इस वक्त दिल्ली में जरा विधानसभा सीधे लाइव चलते हैं। वहां अरविंद केजरीवाल इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आपको सुनवाते हैं। जब घर वापस आया तो उसके माँ, उसकी पिताजी और उसकी बहन तीनों को उसने पाया कि उनका मर्डर कर दिया गया है। ये इनके लिए मुद्दा ही नहीं है। ये कहते हैं मुद्दा ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी की सुरक्षा मायने नहीं रखती? क्या आम आदमी के जान की कीमत एक वीआईपी की जान से ज्यादा कम कीमती है? आप उस लड़के से पूछो जिसके 3 लोगों की मौत हो गई, उसके लिए तो सबसे ज्यादा वीआईपी उसके माता पिता और उसकी बहन ही सबसे ज्यादा वीआईपी थे। तो मैं इनको बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम मेरे जितने मर्जी एमएलएज को गिरफ्तार कर लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर लिक्विड गिरवा लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर हमले कर लो, मैं तो दिल्ली के आम लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता रहूंगा जब तक मेरे अब मैं 2 शब्द दिल्ली की ड्रग व्यवस्था के ऊपर, ड्रग्स का जो माहौल दिल्ली के अंदर हो रहा है जिस पे अभी चर्चा चल रही है। मैं दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में जा रहा हूं। इस टाइम कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है, खासतौर से जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं और उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाला है, तब से दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। मैं काफी समय चुप रहा क्योंकि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल होने की बजाय बद से बदतर होती गई तो मेरे से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि दिल्ली मेरे ही लोग हैं। पिछले कई दिनों से जब से मैं दिल्ली के कोने कोने में जा रहा हूं, जहां भी कोई कत्ल होता है, जहां भी कोई वारदात होती है, मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। जहां जाता हूं लोग कहते हैं जी नशे की बात, कोने कोने में नशा बिक रहा है। मैं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी कालका जी की, इनकी विधानसभा कालका जी है, कालका जी के क्षेत्र में गया, वहां पे पदयात्रा होनी थी। मैं पदयात्रा कर रहा था, लोग मेरे कान में आके बोल रहे थे, लोगों को डर लगता है बात करते हुए भी, लोग मेरे कान, सर नशे की बात भी उठाओ सर, हर दुकान के अंदर नशा बिक रहा है सर, हर दुकान में नशा बिक रहा है, किराने की दुकान में नशा बिक रहा है, पान वाले की दुकान में नशा बिक रहा है, पनवारी की दुकान में नशा बिक रहा है। कोने कोने में दिल्ली को इन्होंने नशे का व्यापार बना दिया। पूरी दिल्ली के अंदर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी का भी बच्चा, किसी का भी फैमिली मेंबर नशे से परे नहीं है। इस टाइम स्कूलों में नशा बिक रहा है, हर कोने कोने के अंदर नशा बिक रहा है। मुद्दा ये, और पिछले 5 साल में ये नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये आर्काइव्स डॉट। चलिए तो वापस चलते हैं, मुंबई की तरफ ले चलते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर विधानसभा में बात कर रहे थे। दिल्ली चुनाव आने वाले हैं और इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दिल्ली चुनाव के लिए कमर कस रही है, लेकिन मुंबई में सरकार बनने वाली है, महाराष्ट्र की सरकार बनने वाली है। कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ पूजा भारद्वाज भी जुड़ रही हैं। पूजा, जरा जैसे जितेंद्र में बता रहे थे कि फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन आ रहा है इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में, माहौल क्या है?
देखिए, अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने पूरी सुनी होगी तो अंदरूनी कलह जो है वो किस कदर आगे तक बढ़ी हुई है वो भी आपको समझ में आया होगा। फडणवीस जी ने जब शुरुआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भले ही कह दिया कि सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन शाम की बैठक के बाद जो मंत्री कौन कौन है शपथ लेंगे वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप सुने एकनाथ शिंदे को उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जहाँ पे उन्होंने ये बात साफ नहीं की कि वो शपथ ले रहे हैं या नहीं, और आखिर में अजीत पवार जी ने बीच में टोकते हुए कह दिया कि मैं तो कल शपथ ले रहा हूँ, शिंदे जी ले रही है या नहीं ये शाम तक बता देंगे। और वहाँ पर एकनाथ शिंदे ने तंज कसा कि शाम की बात कर रहे हैं अजीत पवार, तो शाम और सुबह दोनों ही समय इनको शपथ लेने का अनुभव है। तो इस तरह से आप समझें कि एकनाथ शिंदे को मनाने की जो कवायद है वो इतनी लंबी चली कि दिल्ली में बैठकों में भी बताया जाता है कि अमित शाह ने तो सीधे उनको कह दिया था कि अगर आप इस जगह पर होते कि आपको इतनी सीटें आती, इतना बहुमत होता, तो उस जूते में अपना पैर भी आप डाल के देखें कि क्या आप सीएम का पोस्ट यूं ही छोड़ देते अपने सहयोगी दल के लिए। तो वो समझें। फिर उनके सामने आप समझे कि जो बीजेपी का नेतृत्व है उनके सामने कई ऐसे फॉर्मूला, कई ऐसे प्लान रखे गए कि आप कम से कम कुछ महीनों के लिए भी एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर कंटिन्यू करने दें, कि कम से कम जो नगर निकाय चुनाव है, क्योंकि कई चुनाव है मुंबई बीएमसी के साथ साथ और कई नगर निकाय चुनाव हैं जो कि पेंडिंग है, तो एकनाथ शिंदे ये चाहते थे कि कम से कम 6 से 8 महीने तक वो सीएम के तौर पर कंटिन्यू करें, ये चुनाव कराए जाए और उसके बाद वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी ने साफ कह दिया कि ये मुमकिन नहीं है और ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको 8 महीने के लिए या 6 महीने के लिए सीएम बना दिया जाएगा। तो पहले तो सीएम की कुर्सी का जो मोह था वो बड़ी मुश्किल से हटा और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी ठाणे में। अचानक आपने भी देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। फिर गृह मंत्रालय पे बात अटकी। अब गृह मंत्रालय की बात एकनाथ शिंदे आज नहीं कर रहे हैं। इसके पहले आप समझे जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी उस समय भी एकनाथ शिंदे चाहते थे कि शिवसेना को, जो कि अविभाजित शिवसेना थी, उस समय भी गृह मंत्रालय उनको जाए, जो मुमकिन नहीं हुआ था। एनसीपी के पास वो मंत्रालय चला गया था, अविभाजित एनसीपी के पास। और एक बार फिर से इसकी कोशिश इस बार भी रही। तो आप देखिए कि एकनाथ शिंदे इसके पहले भी कोशिश करते रहे, गृह मंत्रालय उनके पास आए ना आए। तो अभी तक समझ में ये आ रहा है कि जो प्रमुख मंत्रालय हैं, यानी कि आप रेवेन्यू, सीएम पोस्ट और इसके साथ ही जो गृह मंत्रालय है वो बीजेपी लेकर जा रही है, ये तय समझा जा रहा है। एकनाथ शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट आ रहा है, जो कि एक मुख्यमंत्री के पास रहने वाला मंत्रालय है, बहुत ही मुख्य मंत्रालय है। और इसको गिव अप करना एक बड़ी बात होती है, जो कि उद्धव ठाकरे भी अभी मानते हैं कि जब वो सीएम बने थे तो अपने पास न रखकर उन्होंने एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट दे दिया था। तो ये बहुत बड़ा फैसला होता है जब किसी और को ये पोस्ट दी जाती है सीएम के अलावा। और एनसीपी के पास वित्त मंत्रालय जाने वाला है। तो ये जो प्रमुख मंत्रालय है ये लगभग बात हो चुकी है, कई बैठकों में ये तय हो चुका है। लेकिन जो बाकी मंत्रालय उस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और ये समझा जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी के बीच पेच फंसा हुआ है, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय को लेकर कहा जा रहा है। फाइनेंस के लिए भी बताया जा रहा है कि कोशिश कर रहे थे एकनाथ शिंदे कि उनके पास दे दिया जाए, जो कि अजीत पवार मानने को तैयार तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये हम भी समझते हैं। तो इस तरह से एनसीपी और शिवसेना के बीच की एक खटास है जो समझ में आ रही है। तो आज रात की जो बैठक है वो बहुत ही अहम होगी, जहां पर एकनाथ शिंदे को खास तौर से मनाने की कोशिश होगी, क्योंकि एक फॉर्मूला एकनाथ शिंदे ने यह भी रखा था कि सारे मंत्रालयों को आप साफ कर दें ताकि 20 मंत्रियों की भी शपथ हो जाए कल के दिन, जिसमें कि 10 बीजेपी के रहें, 5 शिवसेना के रहें और 5 एनसीपी के रहें। लेकिन इस पर भी बीजेपी राजी नहीं हुई, क्योंकि उनका पहले फोकस ये है कि जो डिप्टी सीएम है, सीएम पोस्ट का जो शपथ है उसको पूरा कर लिया जाए और बाद की बैठकों में हम ये तय कर लेते हैं कि बाकी बंटवारे किस तरह से करने हैं। क्योंकि आप ये देखें कि बीजेपी के जिस संख्या में विधायक आए हैं उनमें भी एक बहुत बड़ी चाहत है और मंशा है कि इस बार जो अहम मंत्रालय है, पोर्टफोलियोज है, उनके पास जाएं। लेकिन सहयोगी दलों को भी मना के रखना है। और आप समझें बीजेपी के पास तो 132 उनका ही है, 5 निर्दलीय उनके साथ है, तो 137 वैसे ही होगी। 8 और चाहिए तो कहीं से भी टूट कर आ जाएंगे, वो उनको भी समझ में आता है। लेकिन एकनाथ शिंदे की कोशिश जो 2.5 साल में उनके काम को रहे, उसके बिना पर वो चाहते हैं कि आगे। हाँ जी जितेंद्र, लेकिन जैसे पूजा कह रही है, बिल्कुल महाराष्ट्र में तो सरकार वो आराम से बना सकती है, बीजेपी अपने दम पे बना सकती है, एनसीपी में बना सकती है, शिंदे को दरकिनार भी कर सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच, वो 7 एमपी बन जाते हैं जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो जो सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है उसका एक बड़ा पेच दिल्ली में भी है। शायद इसी वजह से एकनाथ शिंदे के नखरे उठाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जो केंद्र सरकार है उसमें भी सहयोगी दल हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना उसकी सहयोगी दल है। और ऐसे में जो है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की नाराजगी जो है वो बीजेपी मोल नहीं ले सकती। ये तो एक कारण हुआ कि सरकार की स्थिरता के लिए एकनाथ शिंदे का साथ जरूरी है। दूसरा कारण ये भी है कि अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके
सिर्फ एनसीपी की मदद से सरकार महाराष्ट्र में चलाती है तो एक गलत संदेश भी जाएगा। पहले से ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी, इस तरह का आरोप लगाते आई हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी वो पार्टी है जो क्षेत्रीय दलों का दमन करती है, उनको खत्म कर देती है, तो और यूज एंड थ्रो करती है। तो इस तरह का संदेश चला जाएगा अगर एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करके बीजेपी ने सिर्फ एनसीपी को साथ में लेकर अपनी सरकार चलाई। तो इस वजह से इमेज बिल्डिंग की खातिर अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए बीजेपी के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि एकनाथ शिंदे उनके साथ सरकार में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का, पूजा और जितेंद्र, इस खबर पर लगातार नजर रखे हुए हैं। विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखने वाले सुधीर मुंगतीवार से बातचीत की हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी ने। विपक्ष के मुद्दों को फीके बताकर खुद मिठाई खा रहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और साथ ही वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार जी हमारे साथ मौजूद है। विधायक दल की बैठक बुलाई आप लोग ने, देवेंद्र फडणवीस जी को अपना नेता चुन लिया है। आगे चलकर क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए हम लगभग तय समझे? लगभग क्यों, लगभग ये सब 100% तय समझे। लगभग का विषय कहाँ उपस्थित होता? विषय बड़ा साफ है। हमारी नीति साफ है, नियत साफ है, विषय साफ है, स्वच्छ है। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे कल 5:30 बजे। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाँ, वो अभी देवेंद्र जी तय करेंगे। वो अधिकार देवेंद्र जी का है। अगर वो अधिकार ये देवेंद्र जी का मैं कैसे कह सकता हूँ? मुख्यमंत्री जी तय करते हैं मंत्री कौन बनेगा, उसके विभाग क्या होंगे, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उनको कौन सा मंत्रालय में कार्यालय दिया जाएगा। तो ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। वो विशेष अधिकार हम थोड़ी ले सकते। आपको सवाल इसलिए भी पूछा गया क्योंकि पहले आपके भी नाम के अटकलें लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री के लिए। उप मुख्यमंत्री इस बार क्योंकि 2 होंगे, क्या शिवसेना और बीजेपी के बीच किसी प्रकार की खटपट, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप भी जानकारी रखते रहेंगे इस बारे में, क्या कुछ ऐसी खटपट आपको नजर आई मुख्यमंत्री पद को लेकर? नहीं, मैं जो एकनाथ शिंदे जी को जानता हूँ, उनका बड़ा प्यारा गाना है, आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति एक दिलदार नेता के रूप में हमने उनको देखा है। ये 2.5 साल में हमने बहुत नज़दीक से देखा है। तो एकनाथ शिंदे जी नाराज रह सकते, इस पे तो मेरा तो व्यक्तिगत विश्वास नहीं है। लाड़की बहन योजना कल भारी संख्या में आज़ाद मैदान में पहुंचने वाली है। साथ ही जो तमाम रिलीजियस मुद्दे हैं उसको लेकर वहाँ पर साधु संत भी मौजूद रहने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आने वाले हैं इतने बड़े राज्य के शपथ ग्रहण समारोह में? नहीं, निश्चित रूप से तैयारियां बहुत है। जनसागर आएगा, हम उनको अभिवादन करेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे। शपथ लेते समय हमारा यही भाव होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम जी जान से काम करेंगे। वहीं बीजेपी विधायक राहुल नावरेकर ने कहा कि सरकार ने तीनों दल सहभागी हैं, हालांकि उप मुख्यमंत्री कौन कौन होगा इसका सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमारे साथ बात करने के लिए विधानसभा के पूर्व स्पीकर राहुल नार्वेकर जी हैं। सर, सबसे पहले तो आज आप लोग आए और सभी ने मिलकर देवेंद्र फडणवीस को अपना गुट नेता चुना है विधिमंडल का। लगभग उनका नाम तय समझे मुख्यमंत्री के लिए? मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि राज्य की पूरी जनता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में बनी हुई सरकार देखना चाहती है और जनता की आशा आकांक्षा निश्चित रूप से पूरी होगी, ऐसे मुझे लगता है। और इसी के साथ सर, उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कुछ निर्णय हुआ हो, क्योंकि आप इस बारे में जानकारी रखते हैं? नहीं, ये सरकार तो हम युति सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बना रही है, तो सबका सहभाग इसमें दिखेगा। सबका सहभाग दिखेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। शिवसेना की तरफ से भी क्या इसी प्रकार का सहभाग आपको मिल रहा है? इस सबका युति सरकार है, निश्चित रूप से तीनों का सहभाग रहेगा इसमें। कल भव्य दिन है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, क्या कुछ तैयारी आप लोगों की तरफ से की जा रही है? तैयारी तो पूरी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि जनता में जो उत्साह है वो देखते हुए ये कार्यक्रम एक मिसाल बन के इस देश के और इस राज्य में जो लोकशाही है उसका गौरव करने का एक क्षण है, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम भी उसी तरीके का होगा। बीजेपी के कितने मंत्री इस बार कैबिनेट में होंगे? ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। आपका स्पीकर का पद तय समझे इस बार? ये सब हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं मुंबई में बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने शिवसेना की नाराजगी की खबरों को गलत बताया।
देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री के तौर पर एक कमबैक हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार हैं। सर, आज विधिमंडल की बैठक हुई, क्या कुछ बड़े निर्णय लिए गए? क्या देवेंद्र फडणवीस को नया मुख्यमंत्री लगभग तय समझा जाए? देखिए, आज तो विधिमंडल गठ की भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी और एक मत से देवेंद्र फडणवीस जी का चयन हम सबने मिलकर किया। हमें बहुत आनंद और उत्साह है कि अब सबसे बड़ा दल इस नाते महायुति के नेताओं के साथ चर्चा करके महायुति के सभी नेता राज्यपाल महोदय के पास सत्ता स्थापन का दावा मुख्यमंत्री पद के नेतृत्व में करने का दावा दाखिल करेंगे और उसका हमको आनंद है। मुख्यमंत्री पद को लेकर ही जो है कई सारी नाराजगी वाली बातें भी सामने आई कि कुछ ऐसी बात नहीं है, ये तो कहानियां बनगढ़ंत चल रही है, कोई नाराजगी नहीं है। तैयारियों को लेकर क्या कुछ है सर आजाद मैदान पर? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और पूरी महाराष्ट्र की जनता इस उत्साहभर कार्यक्रम की तरफ देख रही है। बीजेपी की तरफ से कितने मंत्री शपथ लिए? देखिए, ये सर्वस्व अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का रहता है, कौन शपथ ले, कितने शपथ ले, और इसका निर्णय जब मुख्यमंत्री पद शपथ लेंगे उसके बाद होगा। आपका नाम उसमें हम चला सकते हैं? मैं तो कॉमन मैन कल भी था, आज भी हूँ। दक्षिण कोरिया में सियासी कोहराम मचा हुआ है। मार्शल लॉ लागू करने में नाकाम रहे राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार रात देश में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर भूचाल पैदा कर दिया। उन्होंने मार्शल लॉ लगाते हुए ये कहा कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे देश में उत्तर कोरियाई समर्थकों पर नकेल कसना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल उत्तर कोरिया से सहानुभूति रखता है और वो सरकारी कामकाज को ठप कर देश के विरुद्ध काम कर रहा है। मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन के ज़रिए वो देश को बर्बादी से रोकना चाहते हैं, तो इस दलील के साथ उन्होंने मार्शल लॉ लगाया। लेकिन यून सुक योल के इस ऐलान के तुरंत बाद जो है दक्षिण कोरिया में राजनीतिक कोहराम मच गया। सड़कों पर सेना नजर आने लगी। सांसदों को नेशनल असेंबली जाने से रोका जाने लगा, लेकिन नेशनल असेंबली ने मार्शल लॉ को गैर कानूनी करार दिया। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक अगर नेशनल असेंबली मार्शल लॉ के खिलाफ फैसला लेती है तो उसे मानना राष्ट्रपति की बाध्यता है। लिहाजा यून सुक योल को अपना फैसला जो है वो कुछ घंटे के भीतर ही बदलना पड़ा और मार्शल लॉ हटाने का जो ऐलान है वो करना पड़ा। विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा राष्ट्रपति यून सुक के अपने दल पीपुल पावर पार्टी के नेता हान डोंग हुन तक ने राष्ट्रपति यून सुक का जो साथ है वो नहीं दिया। विपक्षी दल ने यून सुक को तुरंत इस्तीफा देने को कहा है। उन पर देश से गद्दारी करने का आरोप लगाया गया है और महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए नेशनल असेंबली की जो 300 सीटें हैं उनमें से 201 वोट चाहिए और इसके बाद जो है मामला 9 सदस्य संविधान पीठ के पास जाएगा और उनमें से 9 में से 6 सदस्य अगर महाभियोग को सही ठहराते हैं तो यून सुक को पद से हटना होगा और मौजूदा जो पीएम हैं हान डक सून वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी जो है वो संभालेंगे और नए राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है चुनने की वो शुरू होगी। दक्षिण कोरिया के इतिहास में इससे पहले 16 बार मार्शल लॉ लगाया गया है और आखिरी बार 1980 में लगाया गया था। सवाल है कि राष्ट्रपति यून सुक ने मार्शल लॉ लगाने का फैसला क्यों किया। तो इसकी पृष्ठभूमि ये मानी जाती है कि इसी साल के शुरुआत में जो नेशनल असेंबली के चुनाव हुए उसमें विपक्षी दल को भारी कामयाबी मिली है। लिहाजा यून सुक को एक लेम डक राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। वो लेम डक राष्ट्रपति बनकर रह गए हैं। वे नेशनल असेंबली में अपने बिल पास नहीं करवा पा रहे। अगले साल के बजट को पास कराने को लेकर भी भारी टकराव है और इसके अलावा 2022 में जब वो राष्ट्रपति चुने गए उनकी लोकप्रियता जो है लगातार गिरती गई है। उन पर और उनकी पत्नी पर घोटालों के आरोप है। उनकी पत्नी पर तो स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी का जो आरोप है वो भी है और विपक्षी दल जो है विशेष जांच की जो मांग है वो कर रहे हैं। इन सब वजहों से राष्ट्रपति यून ने विपक्ष को मार्शल लॉ के जरिए रौंदने की कोशिश की। अमेरिका जैसे देश ने मार्शल लॉ हटाए जाने पर संतुष्टि जताई है, जिसका कि दक्षिण कोरिया में बड़ी सैन्य उपस्थिति है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।